चलो भाई, तो अब जो हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो चैप्टर का नाम क्या है? डी एंड एफ ब्लॉक। आ रही बात समझ में? तो डी एंड एफ ब्लॉक वाला जो चैप्टर है उसको हम देखेंगे, और ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। बेसिकली मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई इसमें मामला नहीं है। ज्यादातर इन्फॉर्मेशन में पी ब्लॉक के अंदर बेसिकली आपको दे चुका हूं। अब कुछ इसमें हम वो बातें करेंगे जो कि यहाँ पर हमारे नहीं होती। समझ में आ रही बात? चलिए, तो डी एंड एफ ब्लॉक की हमारी पहली क्लास है, उसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो आप पाते हैं कि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में फंसे हुए हैं। बीच वाले एलिमेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं हम ट्रांजिशन, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन मेटल के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रही बात? तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट है। सभी के सभी इसमें क्या होते हैं? मेटल होते हैं। अगर मैं इनकी पोजीशन की बात करूं तो पीरियड नंबर 4 to 7 मिलेंगे, और ग्रुप नंबर कहां से कहां होता है? 3 से 12 होता है। टोटल 4 सीरीज आपको देखने मिलेगी। एक मिलेगी आपके भैया 4th पीरियड में, एक होगी आपके 5th पीरियड में, एक होगी 6th पीरियड में, एक होगी 7th पीरियड में। हमारी बात समझ में? अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका जो डी ऑर्बिटल है वो सबसे पहला जो होता है, और वो प्रिंसिपल के दौरान आपको बताया था, वो होता है 3D। होता है कि नहीं होता है? जो कि भरा जाता है कहां पर? 4th पीरियड में। तो जो डी ब्लॉक की पहली सीरीज 4th पीरियड में भरी जाती है, उस सीरीज का नाम होता है बच्चों 3D सीरीज, जो कहां से कहां पर होती है? Z = 21 से लेकर के 30 तक। आ रही बात समझ में? क्लियर है? उसके बाद में आता है आपका 5th में क्या भरा जाएगा? आपके 4D सीरीज। 6 में भरा जाता है 5D सीरीज, और 7 में भरा जाएगा 6D सीरीज भरा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये पीरियड है, पीरियड की वैल्यू क्या होगी? n होगी। तो d की वैल्यू क्या हुई यहाँ पर? n-1 हुई कि नहीं हुई? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। समझ में आ रही बात? तो डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है? डी सबशेल के अंदर एंटर करता है। और डी सबशेल भी कौन सी? पेनल्टीमेट वाली। आ रही बात समझ में? डी सबशेल भी कौन सी होती है भैया? पेनल्टीमेट शेल होती है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे? बात करेंगे। इसीलिए लिखा भी है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है किसमें? n-1 डी सबशेल के अंदर एंटर करता हुआ दिखाई पड़ता है। बोलो भाई, यहां तक समझ में आई कि नहीं आई कहानी? चलिएगा, अब ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। अरे है क्या पीरियोडिक टेबल? है। तो पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखिएगा। ये आपका कौन सा एलिमेंट हो गया भैया? ये आपके एस ब्लॉक के हो गए, हाँ या ना? ये आपके कौन से एलिमेंट हो गए? ये आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। अभी मैं केवल डी के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये देखिएगा आप बीच में क्या है? आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है। कौन सा ग्रुप है? 3rd ग्रुप। पीरियड नंबर 4, 5, 6 और 7। इन्हीं से 2 सीरीज नीचे निकली हुई है। एक निकली हुई है 6 पीरियड से लैंथोनॉइड से, और एक निकली हुई है एक्टिनाइड से, एक्टिनोइड से। आ रही बात समझ में? तो ये 2 सीरीज आपके ट्रांजिशन मेटल के अंदर से निकली हुई है, इसीलिए इनको हम क्या नाम देते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। समझ में आ रही बात? तो अभी हम यहाँ पर इनर ट्रांजिशन के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ पर केवल और केवल बात कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। तो 4 ग्रुप हैं। हालांकि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में याद करा दी थी चारों की चारों टेबल, लेकिन एक बार मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ? रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए। 3D सीरीज आपको बिल्कुल टेस्ट पर हटी होनी चाहिए। इसकी कॉन्फ़िगरेशन, सारी प्रॉपर्टीज इसको लेकर के 4D, 5D, 6D के कम से कम नाम तो आपको मालूम होने ही चाहिए। बाकी और जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो हम नोट करते हुए साथ में चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या है? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला एलिमेंट है भैया 21 से लेकर के जिंक 30 तक। यहां तक हम क्या करने वाले हैं? याद करने वाले हैं। तो याद करने का तरीका क्या है? SC4 सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे। ठीक है, ध्यान से देखना है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। ठीक है, ऐसा हो रहा है जैसे आप किसी को मान लो प्रपोज कर रहे फॉर एग्जांपल। ठीक है, हालांकि किसी के सामने मत बोलना। कभी तुम अगर मान लो कहीं बोल भी रहे तो ये आपके लिए आसान तरीका भी हो जाएगा। आप बोलोगे सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, अब इतने वो चप्पल निकालेगी ना, तो बोल देना कि भैया मैं तो यहाँ पर डी ब्लॉक की 3D सीरीज को क्या कर रहा हूँ? याद कर रहा हूँ। तुम अगर ज्यादा सोच रहे भैया तो तुम गलत करे। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर आपने क्या ध्यान करना है? देखिएगा, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। आई बात समझ में? तो क्या हो गई हमारी? ये हमारी 3D सीरीज हो गई। कोई दिक्कत वाली बात? अब हम 4D सीरीज के बारे में बात करते हैं, जो कहां पर शुरू होती है? 5th पीरियड में। ठीक है, Y4 ये जिरकोनियम Zr जिंदगी नहीं है मोहब्बत तुम्हारी, या मोहब्बत की जगह मोहताज लिख दो। मोहताज है ना, कहने लगा मोहताज, अरे मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। तो क्या बोल दिया? ये जिंदगी नहीं है मोहताज तुम्हारी। लेकिन मोहताज अच्छा नहीं लगता। मोहताज है सर, कैसी अपंगों वाली बात कर रहे हैं आप? तो क्या बोलो? मोहब्बत बोलो। तो ये जिंदगी नहीं है मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। आई बात समझ में? वो गाना सुना आपने? बेवफा बेवफा निकली है तू, रोएगी मैनू याद करके,
है ना। तो वो यही कुछ कुछ ऐसा ही है कि रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी, ये जिंदगी नहीं है मोहब्बत तुम्हारी, और रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। ये आपने क्या रखना है भैया, ध्यान रखना है। अब कोई दिक्कत वाली बात है, चलिएगा। तीसरा एलिमेंट याद रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, लेंथेनम है, ला हफ्ता, ला हफ्ता, हफ्ता होफनियम, और ये आपका दोनों मिलाकर के क्या हो गए, हफ्ता, ला हफ्ता, ठीक है। वरना, ला हफ्ता, वरना रे उस आयरन रॉड से, या आयरन की रॉड से पिटाई और होगी। या तो मुझे हफ्ता दे दे, नहीं वो जो आयरन की रॉड पड़ी ना उससे तेरी क्या हो जाएगी, पिटाई होगी। तो क्या याद करना, ला हफ्ता, वरना रे उस आयरन की रॉड से पिटाई और होगी। आई बात समझ में। इसको क्या करना भैया, आपको ऐसे याद करना है। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है भैया, ठीक है। और इसकी ट्रिक क्या है, इसकी तो बहुत सारी ट्रिक है। ये जो आपके नीचे वाली लाइन है इसकी तो आपकी क्या है, बहुत सारी ट्रिक है। जैसे एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि अर्जुन रामपाल डूबा समुद्र में, भाई हंस मत डर गया सीना, जॉन सीना। आ रही बात समझ में, अब भूल गए क्या, ठीक है। तो ये अपना एक ट्रिक है। उसके अलावा एक ट्रिक और है, मेरे कुछ याद आ रही है इसमें, मतलब कुछ है ऐसी इसकी, ठीक है। तो आपके अगर ये लाइन याद है तो अपना कोई बात नहीं, कि अर्जुन रामपाल डूबा समुद्र में, सी में, ठीक है, भाई हंस मत, डॉक्टर नहीं डर, हाँ डॉक्टर सीना भी बोल सकते हैं आप यहाँ पर, भाई हंस मत डॉक्टर सीना। अब मान लो जो हमारे जॉन सीना भाई थे उन्होंने नीट क्लियर कर लिया, कहाँ पहुंचे वे, हॉस्पिटल में। अब अर्जुन रामपाल बड़े फेमस हमारे सेलिब्रिटी हैं, ठीक है। आरी बात समझ में। अर्जुन रेड्डी एक मूवी आई थी ना, एक अर्जुन रेड्डी साउथ की, जिसके ऊपर कबीर सिंह मूवी बनी थी। तो अर्जुन रेड्डी मान लो, चलो अब अर्जुन रेड्डी साहब क्या हो गए, समुद्र में डूब गए। डूबने के बाद में अर्जुन रेड्डी जी को कहाँ लेके गए हम, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में डॉक्टर कौन है भैया, जॉन सीना। अब वो उसे देख के क्या कर रहे हैं, हंस रहा। तो वहां पड़े मरीज क्या करे, मरीज ये तो करे दूसरे वाले कि भाई अर्जुन रामपाल हंस मत भाई डॉक्टर सीना, अर्जुन रामपाल डूब गया इसीलिए तो डॉक्टर सीना हंस मत भाई। हरी बात समझ। तो ऐसे याद रखिएगा, अर्जुन रामपाल डूबा सी, यानी कि समुद्र में, भाई हंस मत डॉक्टर, डी फॉर डॉक्टर, डी आर, यार ना दोनों मिलाकर डॉक्टर, और ये क्या बन गया हमारा सीना। तो बेटा ये 4 सीरीज हैं, 4 आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इनका रिप्रेजेंटेशन कहां से कहां पर शुरू हुई। एक चीज और नोट करनी है, देखिएगा जो स्कैंडियम है वो 21 से लेकर के 30 पे खत्म हो रहा, ओ सॉरी 3D सीरीज, 4D सीरीज 39 से लेकर के 48 पे खत्म हो रही। जो 5D सीरीज है वो लेंथेनम 57 पे हो रही, फिर 57 से 14 एलिमेंट 58 से लेकर के 71 तक यहां से कट हुए, लेंथेनाइट सीरीज इसको बोला। 71 के बाद में अगला जो एलिमेंट आया वो 72, यानी 57 और 72 के बीच में एक सीरीज गायब है, और वो सीरीज क्या है, वो सीरीज आपकी ये वाली है। उसी तरह से एक्टिनियम 89 से लेकर के रदरफोर्डियम 104 के बीच में भी 14 एलिमेंट की एक सीरीज गायब है, जिसको हम क्या नाम बोलते हैं, एक्टिनोइड्स के नाम से जाना जाता है। नहीं आ रही समझ में बात, मेरे ख्याल से आ रही है ना, क्लियर है। तो ये क्या थी भैया हमारी, ये थी हमारी पीरियोडिक टेबल, उसको याद करने के ट्रिक। हालांकि मैंने आपको पहले बता दी थी, लेकिन फिर भी आप क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये डी ब्लॉक अलग के अलग बाहर निकाल दिए हमने, हमें निकाल दिया क्या, डी ब्लॉक अलग के अलग हमने क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। ये डी ब्लॉक को हमारा हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। वही जनरल प्रॉपर्टीज के, आयनेशन एनर्जी क्या है, एटॉमिक साइज क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सब वही चीज है। चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखो मैंने अभी भी आपको बताया कि वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को हमने क्या नाम दिया, एनएस का। भाई 3D सीरीज का भरा गया, 4th पीरियड में भरा गया ना, तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या हो गई, 4। तो डी कौन सा भरा गया यहाँ पर, 3, तो क्या वैल्यू होगी डी की, n-1, यही तो है। तो n-1 डी को हम क्या बोलेंगे, पेनल्टीमेट शेल या पेनल्टीमेट ऑर्बिटल के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रही भैया बात आपकी, क्लियर है। चलिए तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, ध्यान से देखिएगा। जो ns है यानी कि जिस पीरियड में वो है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, या तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, या फिर 1 हो, या फिर कितने हो, 2 हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि पूरे डी ब्लॉक में NS0 केवल और केवल किसके लिए आता है, पैलेडियम के लिए आएगा, और किसी के लिए भी नहीं आने वाला। क्या बोला मैंने कि पूरे की पूरी पीरियोडिक टेबल में NS0, डी ब्लॉक की बात कर रहा मैं, NS0
डी ब्लॉक के लिए पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी 4 सीरीज है, चारों की चारों सीरीज के अंदर किसके लिए आने वाला है, केवल पैलेडियम के लिए आने वाला है। बाकी सब में NS या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा या कितना रहेगा, 2। अब डी कौन सा भरा हमने, N-1, उसमें 1 से लेकर के क्या भरे जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अभी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, ये 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। एक में तो होगा कि जिसमें NS 0 to 2 और N-1 D 1 से लेकर के 9 होगा, और एक ऐसा होगा जिसके S में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे भरे होंगे और डी के अंदर भी कितने होंगे भैया, 1 to 10, डी केवल क्या आएगा, ये 10 आएगा। ठीक है, यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारी ऐसे बैठेगी, NS2 N-1 और डी क्या बैठ गई, हमारी 10 बैठ गई। समझ में आ रही बात? तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फुलफिल्ड S और फुलफिल्ड D ऑर्बिटल। तो ऐसे एलिमेंट, चूंकि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करेगा। यहाँ का तो डी सबशेल क्या है भैया, पूरा भरा हुआ ना, तो कहां एंटर करेगा, मेरी जेब में थोड़ा ही आएगा। जब यहां पर डी सबशेल एस सबशेल पूरा भरा हुआ है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा ही नहीं, तो इसीलिए ये एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहे जाते, इनको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहे जाते हैं। जो ग्रुप नंबर 12 या सेकंड बी के जो यहाँ पर मेंबर होते हैं, वे होते हैं आपके जिंक, कैडमियम, मरकरी, और ये आपका हो गया कॉपरनीशियम। समझ में आ रही बात आपकी? ठीक है, ये 4 एलिमेंट है, चारों के चारों एलिमेंट क्या होंगे, ये आपके स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। एनसीईआरटी के अंदर भी एक क्वेश्चन दिया गया है कि स्कैंडियम 21Z=21 इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट while जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 है, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है, उसका डी और एसबी कंप्लीटली फिल्ड भरा हुआ है, दैट्स व्हाई लास्ट इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं आता। स्कैंडियम लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन मेटल के नाम से, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाएगा। बोलो भाई, समझ में आ रही बात? चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d सीरीज की। अब जनरल तो वही है ना कि N-1 D NS क्या होगा, 1 to 2 होगा बेसिकली। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 4th पीरियड की बात करूं तो n की वैल्यू क्या होगी, 4, तो 4s क्या होगा, 1 to 2, और 4-1 कितना होगा यहाँ पर, 3, 3d क्या होगा, 1 to 10। आ रही बात समझ में? 5th पीरियड में क्या होगा भैया, 5s 0 से 2, क्योंकि पैलेडियम इसी में ही है ना 5s, पैलेडियम कहाँ है, वो इसी के अंदर है, तो ये क्या बैठेगा, 5s 0 से 2 और 4d 1 to 10। 6th पीरियड में क्या बैठेगी, 6s 1 to 2 और 5d 1 to 10। 7th पीरियड में क्या बैठेगी, 7s 1 से लेकर के 2 तक और 6d 1 to 10। अब नोट करो यहाँ पर डी सब क्या है, N-1 वाले हैं, यानी पेनल्टीमेट शेल के डी सब शेल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अंदर वाले डी यहाँ पर यूज कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात है, क्लियर है? नोट करिएगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि जी जैसे कि अभी अभी आप बता रहे हैं कि यहाँ पर के ये पैलेडियम 0 दिखा रहा, और कॉन्फ़िगरेशन और भी एक्सेप्शनल निकल के आएंगे, अभी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, पैलेडियम हमारी एक्सेप्शनल दिखाता है, फिर मैं आपको याद करो, मैंने क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताई थी आपको। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का राज क्या है, तो बेटा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का राज है कि NS और N-1 D, जो D का ऑर्बिटल है और जो S का ऑर्बिटल है, उसमें लगभग एनर्जी का लेवल क्या है, बराबर है। इसी वजह से ये क्या शो करते हैं आपके, कभी कभी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी शो करते हैं। तो पॉइंट ये है कि जो D सबशेल है और N वाला है, उन दोनों का एनर्जी लेवल लगभग बराबर है, जिसकी वजह से एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकते हैं। और वो कौन कौन सी है, वो बेसिकली ये डी ब्लॉक है, मेरा हाथ की बनाई हुई है, वही है जो मैंने आपको बताया था। याद करने का तरीका सब कुछ वही है। ठीक है भैया, तो ये क्या कर सकते हैं, हमारे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकते हैं। जैसे आप कॉपर को नोट करिएगा, कॉपर क्या है भैया, 4s1 और 3d5 होगा। क्रोमियम सॉरी, कॉपर क्या होगा, 4s1 और 3d10 होगा। जबकि होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था 4s2 और 3d9 होना चाहिए था। ऐसा ना होकर के कैसा है, ये ऐसा है। क्रोमियम कैसा होना चाहिए था, ये 4s2 और 3d4 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना होकर के कैसा है भाई, ये ऐसा है। तो ये आपने क्या रखना है, ये आपने याद रखना है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी है डी ब्लॉक में, मैंने सीरीज के हिसाब से एक लिस्ट बना ली, जिससे हमें क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो सबसे पहले 3D सीरीज आपका क्या है, ये हो गया आपके क्रोमियम हो गया, और क्या हो गया आपका कॉपर हो गया। होनी क्या चाहिए थी, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, ट्रिक बता रहा हूं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 24 है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वह कहां पहुंचा दो, S में, और 4 इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा दो भैया, D में। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी क्रोमियम के और उसके नीचे वाले ग्रुप के लिए। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, पहले से समझ लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के खेल को। देखिए, जैसे मैंने क्या लिखा, स्कैंडियम लिखा, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 21। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां डाल दो, S में, 1 इलेक्ट्रॉन कहां डाल दिया हमने, D में। तो बाकी जितने भी एलिमेंट है ना, लगभग सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही सेम आएगी। बस यहाँ का S क्या होगा, 4s2 3d1, यहाँ का क्या हो जाएगा 5s2 4d1, ठीक है। यहाँ का हो जाएगा 6s2 5d1 और 7s2 क्या हो जाएगा, ये 6d1। आई बात समझ में? इस तरह से हो जाएगा। जैसे मैंने बोला आपके, जैसे मैंने जिंक का ले लिया, जिंक में क्या है, S2 और D10 आ गया। आ रही बात समझ? सॉरी, यहाँ पर 3 और 0 क्यों, 3 कहां से आ जाएंगे इसमें,
इसमें मैक्सिमम 2 आ सकते हैं ना, तो S2 क्या हो गया D10, तो सबकी क्या रहेगी S2 और D10 रहने वाली है, ये आपने क्या रखना, ध्यान रखना। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन देख ली, मैं आपको फिर भी निशान लगा देता हूँ, देखिएगा कहां से कहां तक है, ये देखिएगा कि ये आपका एक तो क्रोमियम 1 और ये क्या हो गया 2, उसके बाद में आप यहां से चलेंगे और यहां से लेकर के आप कहां तक चलेंगे भैया, यहां तक के ये पूरी की पूरी लाइन क्या है आपकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करती है। आ रही बात समझ में, क्लियर है भाई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये प्लेटिनम शो करता है और ये आपका यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हमारी एक्सेप्शनल आती है। तो 3D सीरीज में क्या आ रहा, क्रोमियम आ रहा, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है भैया 24, तो 3D 4 होना चाहिए था और 4s क्या होना चाहिए था 2, लेकिन ऐसा नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन क्या आई 3D 5 और 4s1, यानी s का एक इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर गया 3D 4 के अंदर चला गया, ठीक है। क्यों हुआ, स्टेबिलिटी के चक्कर में, सारा खेल स्टेबिलिटी के चक्कर में होता है, ठीक है। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है 29, होना चाहिए था 3D 9 और 4s2, लेकिन ऐसा नहीं है, s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3D 10 में चला गया और 4s1 चला गया, जिससे क्या हो गया ज्यादा स्टेबल हो जाता है। बोलो भाई समझ में आ रही बात। देखो 4D सीरीज में कितने सारे एलिमेंट है, 4D सीरीज में बहुत सारे एलिमेंट है, आ रही बात समझ में। एनसीईआरटी ने स्पष्ट रूप से मेंशन करा, कहा कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको 3D को लेकर के बेस पे ही आ जाता है, 4D से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, ठीक है। यह है आपका नियोबियम, क्या है भैया नियोबियम, समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है इसकी। अच्छा ये आपका जो है, अब ये आपका क्या है भैया, ये वेनेडियम वाली फैमिली का है, कौन सी ग्रुप का है वेनेडियम वाली, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 23, तो वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भैया D3 और S2, यही है। तो इसकी भी क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी, यही होनी चाहिए थी, लेकिन हुई क्या यहाँ पर 4D4 और 5s1, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला गया, ये चला गया। मोलिब्डेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D4 और 5s2 होनी चाहिए थी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन S से निकल के कहां चला गया, यहां पर चला गया, क्रोमियम वाली फैमिली से। ये मैंगनीज वाली का है, टेक्नीशियम है भैया, टेक्नीशियम की क्या होनी चाहिए 4D5 और 5s2, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से खिसक कर कहां चला गया 4D6 के अंदर चला गया। ये क्या है आपका रुदीनियम, हमारी बात समझ में, रुदीनियम में क्या है 4D6 और 5s2 होना चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला गया 4D7 में चला गया। आ रही बात समझ में। ये क्या है आपका रोडियम है 4D7 और क्या है 5s2, एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ क्या चला गया 4D8 में आ गया। ये आपका पैलेडियम है, पैलेडियम का 4D8 और 5s2 होना चाहिए, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ पर चले गए 4D10 और 5s0, कहा था ना मैंने कि पैलेडियम के पास में दिखाई पड़ता है। उसके बाद में क्या ये सिल्वर है, सिल्वर का 4D9 5s2 होना चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। बोलो भाई नहीं आ रही समझ में बात, अरे आ रही है ना, ठीक है क्लियर है, आ रही समझ में बात। तो ये क्या है एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब ये कि हम अब तक ऐसी थ्योरी नहीं बना पाए, बेसिकली कुछ एक्सेप्शनल के हमने एक्सेप्ट वो बता दिया रीजन, कुछ एक्सेप्शनल के हम रीजन नहीं बता सकते, जैसे कि यहां पर तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये फुल फील्ड है और ये क्या है हाफ फील्ड है, फिर इसके कौन सी खाज उठी कि अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां छोड़ दिया गया, हरी बात समझ में। तो कुछ थ्योरीज हम बता पाए, कुछ एक्सेप्शन हम नहीं बता पाए, लेकिन ट्रेंड तो हमारा यही निकल गया है। 4D सीरीज था, 5D सीरीज के 2 एलिमेंट थे, एक प्लेटिनम था और एक क्या है आपका गोल्ड है। तो गोल्ड क्या आ गया आपका, देखो प्लेटिनम निकल वाली फैमिली का ये होना चाहिए था 5D8 और 6s2, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के कहां चला गया 5D9 हो गया, और गोल्ड आपका हो गया 6s2 5D9, एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से कहां चला गया 5D10 में, और एक लास्ट एलिमेंट आपका आता है 6D में अंदर, Rg इसका एटॉमिक ये है सिंबल है। एक्सपेक्टेड क्या है 6D9 और 7s2, ये उसी फैमिली का है कॉपर वाली का ही, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है 6D10 और 7s1 हो जाता है। आ रही बात समझ में। तो साथ के साथ पीरियोडिक टेबल देख रहा सामने तो है भाई, क्लियर है। तो ये टेबल मैंने एक्सेप्शनल वाली सारी एक साथ लिया है ताकि हमें क्या हो जाए, ताकि हमें यहाँ पर चीजें आसानी से दिखने लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक साइज के। भाई एटॉमिक साइज का कॉन्सेप्ट तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटेगा, घटेगा नहीं घटेगा, और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है बढ़ता है। तो लगभग कुछ रूल तो ये ऐसा ही करता है। अच्छा साइज को बढ़ाने वाला फैक्टर कौन सा है, शील्डिंग इफेक्ट, सिग्मा की वैल्यू याद आया, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, 2 फैक्टर होते हैं जो साइज को क्या करते हैं रेगुलेट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज को छोटा करेगा, रिड्यूस करेगा, शील्डिंग इफेक्ट साइज को क्या करेगा बड़ा करेगा, बस यही 2 फैक्टर। ये करा चुका हूं मैं ऑलरेडी, पीरियोडिक टेबल के अंदर ये हो चुका है एटॉमिक साइज वाला, आ रही बात समझ में। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है यहाँ पर करना है। तो कौन कौन से फैक्टर साइज को अफेक्ट कर रहे हैं, एक है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम क्या बोलते हैं जेड स्टार, ये साइज को क्या करेगा छोटा करेगा डिक्रीज करेगा, और एक होता है हमारा शील्डिंग इफेक्ट जिसे क्या बोलेंगे सिग्मा, ये हमारे साइज को क्या करता है इंक्रीज करने का काम करेगा। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब 3D सीरीज का देखिएगा, 3D सीरीज क्या है हमारा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब यहां से लेकर के आयरन तक आपका जो है लगातार क्या हो रहा होता है, जेड इफेक्टिव क्या हो रहा इंक्रीज हो रहा, और
साइज क्या होता है लगातार यहाँ पर डिक्रीज होता है। अब मतलब समझिएगा, देखो खेल आखिर हुआ क्या। स्कैंडियम है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, इसमें कितने 2, इसमें कितने 3, इसमें कितने 5, इसमें कितने डी में 5। ध्यान सुनिएगा, तो यहां तक के तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैक्सिमम अगर 5 इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो एक एक डब्बे में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। शील्डिंग इफेक्ट यहां पर बढ़ेगा, लेकिन वो इतना ज्यादा डोमिनेंट नहीं रहेगा। डोमिनेंट कौन रहेगा यहाँ पर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा। लेकिन सर आयरन के केस में इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाना शुरू कर देता है, जोड़ा बनाना शुरू करेगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन साइज को, रिपल्शन जब दूर दूर भागेंगे साइज बढ़ेगा, मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। लेकिन जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, उतना ही यहां पर न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा। इसीलिए आयरन, कोबाल्ट और निकल का सिग्मा और जेड स्टार लगभग क्या होते हैं, बराबर होने की वजह से साइज भी क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। जबकि कॉपर और जिंक, अब कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है कि भैया डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना? और एक इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद है? 4s1 के अंदर है। और जिंक के केस की कहानी ऐसी है कि डी के अंदर भैया कितने हैं? 2, 4, 6, 8 और एक क्या हो गया 10, और एस के अंदर भी क्या है 2। मतलब इसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। यहाँ पर तो डी और डी तो सेम है ना, डी में, वहां एस में 1 है, यहाँ पर 2 है, तो एस का इसका शील्डिंग इफेक्ट क्या है? ज्यादा है। इसीलिए इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से, सिग्मा डोमिनेट होने की वजह से जिंक का साइज क्या होता है, कॉपर से बढ़ जाता है। तो साइज कैसे हुआ? ऊपर से ऐसे आया, फिर लगभग बराबर रहा, फिर क्या हुआ, ऐसे इस तरह से इंक्रीज हुआ। एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, वो रखनी है क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन को लेकर के। मैंगनीज का साइज जो है वो क्रोमियम से क्या होगा, बड़ा होगा, और आयरन से क्या होता है, छोटा होता है। ये एग्जैक्ट ट्रेंड है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि अक्सर इसे इग्नोर करके ना, यहां से लेकर के यहां तक, क्या आप एनसीईआरटी चेक कीजिएगा, यही ट्रेंड आपको एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। हालांकि ऑल्दो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इतना लंबा छोड़ा नोटिसेबल कि काफी लंबा छोड़ा हो, लेकिन है तो है, ठीक है। तो क्रोमियम का साइज क्या होगा, मैंगनीज से छोटा होगा, और मैंगनीज का साइज क्या होगा, आयरन से बड़ा होगा। तो मैंगनीज का साइज सबसे बड़ा, देन क्रोमियम, उसके बाद क्या चला जाएगा आपका, आयरन होता है। ध्यान से देखिएगा, बोलो भाई समझ में आ रही बात? तो क्रोमियम क्या है आपका, क्रोमियम मैंगनीज से छोटा है, लेकिन आयरन से क्या होता है, आयरन से बड़ा होगा। ये भी आपने क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। बोलो भाई, ये पहले ऑलरेडी समझा चुका। ग्रुप के अंदर क्या है, ग्रुप के अंदर भाई ऊपर से नीचे ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये आपका 3D सीरीज है, ये 4D है, ये 5D है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही, तो यहां से यहां पर साइज तो बढ़ेगा, लेकिन 4D और 5D सीरीज का साइज क्या है, लगभग बराबर होगा। कारण क्या है, याद करो 5D सीरीज में कौन आ जाते हैं, लेंथेनॉइड के F इलेक्ट्रॉन के 14 एलिमेंट आते हैं। F14 इलेक्ट्रॉन बढ़े तो साथ के साथ प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा, लेकिन इनका शील्डिंग इफेक्ट तो घंटा है ही नहीं। पुअरेस्ट बोलो, पुअर नहीं, मैं तो पुअरेस्ट बोल लूंगा। इनकी शेप F ऑर्बिटल की डिफ्यूज्ड है, पता ही नहीं है, डिफ्यूज शेप फिक्स नहीं है। नतीजा के शील्डिंग इफेक्ट घंटा, जीरो, पता ही नहीं लगता भैया। तो बढ़ाने वाले यानी सिग्मा की वैल्यू तो लगातार डिक्रीज होती जा रही है, जेड स्टार की वैल्यू क्यों लगातार बढ़ती जा रही है। तो 4f इलेक्ट्रॉन का 5D सीरीज के अंदर पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने से जेड स्टार बढ़ेगा, जिसकी वजह से साइज रिड्यूस होकर के ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाता है, 4D सीरीज के। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या मैंने नहीं पढ़ा रखा पहले ही? ये पहले पढ़ा रखा, आपके समझ में आ रही बात। लेकिन जो थर्ड भी ग्रुप है, स्टार्टिंग वाला स्कैंडियम, ये स्कूटर यामा ला एसी, इसमें क्या होता है, इसमें ये आपका क्या है, ये आपका 3D है, ये आपका 4D है, ये 5D है, और ये 6D है। यहाँ पर 5D और 6D इक्वल होते हैं, 4D 5D एक दूसरे से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इसके बाद में F इलेक्ट्रॉन आते हैं, इससे पहले नहीं आते। लेकिन इस तक 14 इलेक्ट्रॉन आ चुके होते हैं, इसीलिए यहां पर ऐसा आपको नतीजा दिख रहा। सबसे बड़ा साइज क्या है, लेंथेनम का है, स्मॉलेस्ट साइज निकल का होगा। साइज ऑर्डर सेम पीरियड में, अगर मैं एक ही पीरियड में सेम की बात करूं तो सबसे पहले एस का साइज होगा, फिर डी का होगा, उसके बाद में पी ब्लॉक का साइज होगा, सेम पीरियड के अंदर। ये फंडा आपने क्या रखना, ध्यान रखना। और एस का साइज डी से बड़ा होगा, ये हमारे आगे भी काम आएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये हमारे कहां काम आएगा भैया, आगे भी काम आने वाला है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं भैया, यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर ये आप एक तरीके से ग्राफ है, एटॉमिक साइज का ग्राफ दिखा रखा। ये 3D सीरीज का साइज है, देखिएगा लगातार घट रहा, लगभग बराबर है, इंक्रीज हो रहा। और 4D और 5D सीरीज का साइज ऑलमोस्ट क्या है, लगभग एक दूसरे के बराबर है। ज्यादा वेरिएशन यहाँ पर हमको दिखाई नहीं पड़ रहा। बेटा ये क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है बच्चे, आयनाइजेशन एनर्जी। वही है कि एटम के अंदर से क्या निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना, और उसको किसमें कन्वर्ट करना भैया, कैटायन के अंदर कन्वर्ट करना। यूजुअली ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आने पर साइज
बढ़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स घटेगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर देखो साइज के बिल्कुल अपोजिट है, जो जो साइज का फैक्टर है, साइज जितना बड़ा उतना ही कम आयनाइजेशन एनर्जी, जितना छोटा साइज उतना ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो आपने साइज उसका ट्रेंड पढ़ा ना, वही सेम एग्जैक्ट क्या है यहाँ पर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया आयनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्कैंडियम से आयरन तक के तुम्हारे याद हो साइज लगातार डिक्रीज हो रहा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, साइज डिक्रीज हो रहा था, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, बढ़ेगी। आयरन कोबाल्ट निकल का साइज बराबर है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी लगभग क्या रहेगी, बराबर रहेगी। कॉपर जिंक में जिंक का साइज क्या था, कॉपर से बड़ा था, तो जब जिंक का साइज कॉपर से बड़ा है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कॉपर की क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जिंक से। लेकिन एक चीज आपने क्या रखनी, यहाँ पर ध्यान रखनी, वो ये ध्यान रखना कि कॉपर और जिंक को लेकर के, क्रोमियम और मैंगनीज को लेकर के, ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, वो क्या है ध्यान सुनिएगा, कि कॉपर और जिंक की जो पहली आईपी है उसमें जिंक की फर्स्ट आईपी ज्यादा होती है, जबकि सेकंड आईपी किसकी ज्यादा है, कॉपर की ज्यादा है। सेम केस किसका है, क्रोमियम का है। मैं आपको बताता हूं कैसे, देखिएगा। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी 3d9 और 4s1 की, हाँ है ना, 3d10 और क्या हो गई 4s1 की। जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी भैया 3d10, तो नीचे आ जा थोड़ा सा भाई, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 3d10 और 4s2 की। अब ये तो स्टेबल है ना, ये क्यों अपना पहला इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपनी ऐसे तैसे करेगा भाई। तो इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि जिंक अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़े तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन कॉपर क्या कर देगा, आराम से देगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन देने में कॉपर जल्दबाजी दिखा देगा, ले भाई ले जा ले जा ले जा ले जा। जिंक कहेगा नहीं 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 मेरे से मत ले जाओ इलेक्ट्रॉन, मेरा इलेक्ट्रॉन मुझसे छीन कर मत ले जाओ, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, फलाना ठिकाना। आ रही बात समझ में। लेकिन फिर भी जिंक से क्या कर गया इलेक्ट्रॉन, जैसे पुरानी मूवी में देखा नहीं कि विलेन जो है वो मतलब एक औरत होती थी, उसका बच्चा होता था, तो विलन उसका बच्चा उठा के लेके भाग जाता था, फिर उस बच्चों को पालता था, बड़ा बनाता था, हीरोइन के परिवार वालों को पिलवाता था, फिर कोई कहानी कोई यादें ऐसी आ जाती थी कि उनको बाद में ऐसे सेम कहानी यहाँ पर है। तो जिंक की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, दे नहीं रहा इलेक्ट्रॉन, इसीलिए जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा है। लेकिन जब इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में जिंक की कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3d10 और 4s1 की। अब इसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करा इसकी स्टेबिलिटी को लेकर के, नहीं आ रही समझ में बात। जबकि कॉपर एक इलेक्ट्रॉन देकर के कहां चला गया 3d10 4s0, 4s में तो कोई इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं, ये पूरा फील्ड है, और इसमें स्टेबल होने के लिए अब ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कॉज करा, तो ये कहेगा नहीं भाई मेरी स्टेबिलिटी खराब मत करो। अरे बस मैं इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कॉपर को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू जिंक। कब, जब आपकी सेकंड आईपी होगी। सेम केस किसके अंदर होगा, आपके क्रोमियम और मैंगनीज के अंदर होगा, और इसका रीजन होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप के अकॉर्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी वही बात करेंगे कि 3d से बड़ा साइज किसका होगा 4d का। अरे भैया साइज बढ़ेगा तो आईपी घटेगी नहीं, जबकि 4d से 5d में साइज लगभग बराबर है, फिर भी आईपी क्या होगी, बढ़ेगी। अबे सर बेईमान ना कर रहे आप, अभी तो आप ये कहते हैं कि आईपी साइज बराबर रहेगा तो मतलब साइज बढ़ेगा तो आईपी घटेगी, साइज घटेगा तो आईपी जो है बढ़ेगी, जब साइज बराबर है तो आईपी भी नहीं। पहले देखो साइज बराबर क्यों है, एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। एफ इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा ना, नहीं समझे, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा, भले इलेक्ट्रॉन बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा ना, उस न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आईपी लगातार यहां पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो जिंक से ज्यादा जिंक बेसिकली यहां पर क्या है, आपका एलिमेंट होता है आपका जिंक, कैडमियम और मरकरी। ठीक है, तो जिंक से ज्यादा किसकी होगी, जिंक से आईपी कम किसकी होगी, कैडमियम की, मतलब जिंक की ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जिंक का साइज जो है वो कैडमियम से छोटा है तो जिंक की ज्यादा है। लेकिन मरकरी की आईपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कारण है कि एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से साइज भले ही कांस्टेंट हो लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसलिए मरकरी की सबसे ज्यादा, देन जिंक की, तो उसके बाद किसकी आ गई, कैडमियम की है। ये आपने क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना। उसके बाद में हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी है। सर जितने भी हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है बेसिकली लगभग सभी एलिमेंट क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। 3D सीरीज के अंदर स्कैंडियम और जिंक को छोड़ करके इनकी ये वेरिएबल नहीं है, स्कैंडियम हमेशा +3 में रहेगा और जिंक ऑलवेज किस में रहेगा, +2 में। ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन ये छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट क्या शो करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन सर ऐसा क्यों है भाई, ऐसा इसीलिए है कि जो NS सबशेल है और N-1d जो ऑर्बिटल होते हैं आपके, उनकी एनर्जी बराबर होती है, तो केमिकल रिएक्शन में इसके इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर जाते हैं और इसके भी पार्टिसिपेट कर जाते हैं। नतीजा यहाँ पर क्या है, आपके ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। नहीं आ रही समझ में बात, आ रही है ना, बढ़ जाए आगे चलिएगा। अब देखिएगा, अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, एक से ज्यादा है, तो कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी भी होंगी जो हाईएस्ट होंगी,
जो मैक्सिमम होंगी, कुछ लोवेस्ट भी होंगी। तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी सर? जितने इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होंगे प्लस जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे भैया, डी में होंगे, वो क्या होगी आपके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। एग्जांपल मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, देखिएगा, ये आ जाइएगा। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 4s2 है भाई, इसकी क्या है D2 s2, इसकी क्या है D3 s2, इसकी क्या है D5 s1, ऐसे है ना। इसकी क्या है D5 s2, इसकी क्या है D6 s2, इसकी क्या है D7 s2, इसकी क्या है D8 s2, इसकी क्या है D10 s1 और इसकी क्या हो गई हमारी भैया D10 s2। तो इसको तो छोड़ दो वैसे तो आप, शुरुआत वाले को लास्ट वाले को, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, मैंने क्या बोला, हाईएस्ट क्या है कि जितने एस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और डी में 2 तो है लेकिन दोनों ही अनपेयर्ड है, इसीलिए इसकी मैक्सिमम कितनी जाएगी 4। इसमें 3 है डी में, तीनों के तीनों अनपेयर्ड, भाई ऐसे रहेंगे ना, 1 2 3 ऐसे रहेंगे ना, तो 3 अनपेयर्ड डी के और 2 कहां होंगे, इसीलिए मैक्सिमम कितने होंगे 5। क्रोमियम के डी के 5 अनपेयर्ड हैं और एक कैसा है भैया एस में, तो टोटल मैक्सिमम कितने होंगे 6। आ रही बात समझ? इसके मैक्सिमम 5 अनपेयर्ड हो गए D5 और ये 2 हो गए, कितने हो गए 7। अब आयरन के केस में देख लो, ध्यान से देखना। अब आयरन के केस में D6 है, D6 बोले तो भैया, D6 बोले तो ऐसे सर 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6। कितने अनपेयर्ड बचे 4, इसमें कितने 2, तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है +6 तक जा सकते हैं। बड़ी नोट करने वाली बात है, मिसिंग है इंफॉर्मेशन, हम छोड़ देते हैं। हालांकि मोस्ट कॉमन आयरन की +2 +3 दिखाई पड़ती है। कोबाल्ट की इसी तरह से मैक्सिमम क्या मिलेगा, जब 7 कर देंगे तो कितने हैं भैया यहाँ पर 3 और ये 2, तो ये +5 तक शो कर सकता है कोबाल्ट। आ रही बात समझ में? उसी तरह से यहाँ पर जब हम D8 कर देंगे तो ये क्या है 2 और 2s के हो गए, मैक्सिमम क्या है +4 तक शो कर सकता है। यहाँ पर फिर D10 आ गया तो ये s, और बेसिकली यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन अगर हम इसकी दूसरी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो क्या है आपका, वो आपका थोड़ा सा एक्सेप्शनल भी मान सकते हैं। ये D9s2 है तो D9 में एक अनपेयर्ड यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर, तो 3 बोलते हैं ऐसा, तो वो लॉजिक यहाँ पर नहीं लगता। थोड़ा सा इसको आप क्या रखें, रिटेन रखें, तो कॉपर +1 और +2 दोनों शो करेगा, जिंक आपका ऐसा शो नहीं करता। नहीं आ रही समझ बात? आ रही है ना, ठीक है, क्लियर है। चलिएगा, एग्जाम्पल क्या है, मैंगनीज बता चुका आपको, ये प्रूफ है उसी बात का जो मैंने वहां पर आपको दिया है, ठीक है। अच्छा, जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जो आपके जो भी कंपाउंड, जो भी आपका एलिमेंट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, वो बेसिकली कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। याद करो, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज्यादा एसिड, तो उतनी ज्यादा ऑक्साइड की क्या नेचर होगी, एसिडिक होगी। कौन शो करेगा, वो शो करेगा जो उस मेटल के साथ में, यानी कि शोन बाय मेटल विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी किसके साथ जुड़ी रहेगी, फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ में अगर मेटल जुड़ रहा तो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा, शो करेगा। एग्जांपल जैसे ऑस्मियम और रुदीनियम, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +8 की है, पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम है। मैं KMnO4 की बात करता हूं, मैंगनीज कहां है +7 पर है, लेकिन MnF7 भले ही फ्लोरीन के साथ में जुड़ रहा है, ये +7 की ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करेगा, ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, 7 फ्लोरीन को घेर पाना बहुत मुश्किल काम है। सर +7 तो मैंगनीज यहां भी दिखा रहा, हाँ, लेकिन जो ऑक्सीजन है ना वो डबल बॉन्ड बना रहे, तो लिखा भी है कि ऑक्सीजन अच्छा चीज है एज कंपेयर टू फ्लोरीन बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पर Mn+7 आपका कंपाउंड MnF7 आपका एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अच्छा सर, अगर किसी की लोवेस्ट देखनी हो तो NS में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसकी क्या होगी, लोवेस्ट। एग्जांपल देखिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका S में है, इसमें S में 2 होंगे तो लोवेस्ट 2, सबके S में 2 2 2 2 2 2 चलती हुई आ रही। इसके S में 1 इलेक्ट्रॉन होगा कॉपर के में, तो इसमें क्या होगा, इसमें 1 होगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो ये आपने क्या रखनी बेटा, ये आपने ध्यान रखनी, तो लोवेस्ट वाली, ठीक है। ये एग्जांपल यहाँ पर दिखा रखा। क्रोमियम के बारे में, क्रोमियम सर क्रोमियम के भी है, हाँ, क्रोमियम रेयरली +1 भी शो कर सकता है और कॉपर +1 +2 बड़ा आराम से इजीली शो करता है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भाई, हायर वाले कैसे होंगे, कोवेलेंट होंगे, तो लोअर वाले कैसे होंगे, आयनिक होंगे। हायर वाले आपके ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। लोअर वाले के कैसे होंगे, बेसिक होंगे। सर हायर और लोअर बीच में भी तो है, सर अगर हायर के एसिडिक है, लोअर के बेसिक है, तो बीच वाले के कैसे हो गए, एम्फोटेरिक हो गए। ये आपने क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? पेज का नंबर नहीं आता क्या इसमें? अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा भाई, समझ में आ रही बात, क्लियर है। देखिएगा, ये रहा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की कितनी है, +1 है। रेयरली क्रोमियम भी +1 कभी कभी शो कर सकता है, बहुत बड़े मेटल कार्बोनिल डी ब्लू, उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाया,
न्यूट्रल लिगेंड है, उसकी वजह से ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, 0, जैसे निकल टेट्राकार्बोनिल की 0 होगी। अब देखिएगा सर मैंगनीज का ऑक्साइड Mn2 MnO Mn2O3 MnO2 और Mn2O7, ये +7 का है, ये +2 का है, ये 3 दूनी 6 और ये +3 का आ गया और ये क्या आ गया +4 का। तो ये क्या है मिनिमम, ये क्या है मैक्सिमम। तो ये कैसा हो गया आपका एसिडिक, ये कैसा हो गया बेसिक, और बीच वाले क्या हो गए आपके एम्फोट्रिक। सेम कहानी किसकी है भैया, आपके क्रोमियम की है। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट वाले क्या हो गए आपके, लोवेस्ट वाले बेसिक, हाईएस्ट वाले एसिडिक, और इन बिटवीन क्या निकलेंगे आपके, ये एम्फोट्रिक हमारे निकलते हुए नजर आते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ये देखिएगा अब कॉपर के केस की थोड़ी सी कहानी मैं आपको समझा देता हूं कि कॉपर के केस में कुछ क्वेश्चन आपको मिलते हैं यूजुअली, ध्यान से देखिएगा। सर कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 है, हाँ या ना, यही होगी। अगर कॉपर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3d10 वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन गया बाहर, 4s में कितना हो जाएगा 2। अगर यहां पर क्या हो जाएगा, कॉपर +2 में जा रहा है तो d से भी एक और कम हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या बैठेगी 3d10। तो मुझे देख करके बताओ कि कॉपर प्लस में और कॉपर +2 में टेक्निकली कौन ज्यादा है। टेक्निकली ज्यादा स्टेबल कॉपर +1 है। क्यों है, मैंने बताया ना कि ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जब हम इसको पानी के अंदर डालते हैं, जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में Cu+2 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है किसके मुकाबले में, कॉपर +1 के बारे में, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ध्यान से देखना किसकी वजह से भैया, हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से कॉपर जो है +2 वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल आपको दिखाई पड़ता है। हमारी बात समझ में। होता यह है कि एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही आप कॉपर को डालते हो तो Cu2 Cu+1 है ना, वो आपके कन्वर्ट हो जाता है Cu+Cu+2 के अंदर, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में Cu+ भी किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर +2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये +1 से कहा जा रहा +2 पर क्या बोलेंगे इसे, ऑक्सीडेशन। ये 0 है, ये क्या हो रहा, रिडक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है उसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और शॉर्ट में मैं उसको बोलूंगा डिस्पो रिएक्शन। नहीं आ रही समझ में बात, नहीं आ रही क्या समझ में बात, ठीक है। देखिए कौन है, हाँ भाई यही है ना मसला। यहां पर क्या लिखा है, यहां पर देखो कि कॉपर +1 और +2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, यूजुअली कॉपर +1 ज्यादा स्टेबल है। आ रही समझ में बात। लेकिन एक्वस मीडियम में कॉपर +2 जो होगा कॉपर प्लस से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। ठीक है भाई। तो क्या है यहां पर देखो, कॉपर +2 से ज्यादा स्टेबल है कॉपर +1, वही बताया मैंने आपको। लेकिन एक्वस मीडियम में Cu+2 ज्यादा स्टेबल है, कारण है कि हाई हाइड्रेशन एनर्जी है, अंडरगो डिस्पो रिएक्शन। और डिस्पो रिएक्शन कैसे होती है, 2Cu+ के आयन Cu+2 के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कॉपर अंडरगो डिस्पो रिएक्शन इन एक्वस मीडियम और ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर, Cu+2 के अंदर। इसीलिए एक्वस मीडियम में Cu+2 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कॉपर के। नहीं आ रही समझ में बात, आ गई क्या। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये काम की चीजें याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल आपका होगा वो कंपाउंड जिसमें D0 की, डी ब्लॉक का अगर एलिमेंट है और वो डी इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए, तो जिसमें D0 होगी सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा। फिर जो कंप्लीटली फिल्ड होगा, फिर जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होगा, फिर जो 3 होगा, फिर जो 1 होगा। इसको तो गिनती ना करो तुम, तो क्या है 0 10 5 3, ठीक है। अब एग्जांपल देखिएगा, स्कैंडियम +2 और स्कैंडियम +3 में ज्यादा स्टेबल कौन है। ये तो आंसर लिख रखे, मैंने कहा था उसे आंसर मत लिख, लेकिन देखिएगा मैं आपको 2 क्वेश्चन करा दे रहा हूं, नीचे के तो आपको खुद समझ करके करने हैं, एक ही है नीचे का कैसे हुआ, ठीक है। देखिएगा स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है सर 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d1 और 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे इसने 2, तो क्या हुआ खत्म। तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पर 1। स्कैंडियम +3 में ये भी गया, तो क्या हुआ यहाँ पर D0। बताओ D0 ज्यादा स्टेबल कि D1 ज्यादा स्टेबल, D0 ज्यादा स्टेबल। अब आ जाओ आयरन के केस में, आयरन एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 और क्या हो गया 4s2। यहाँ पर आयरन +3 में, यहाँ पर क्या है +2 में। +2 का मतलब ये S खत्म आया ना, +3 का मतलब D से कहां पहुंचा 5। तो यहां पर ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको कि आपका ये क्या हो गया, ये यहां का आयरन 3d6 में हो गया और ये वाला आयरन किस में हो गया 3d5। बताओ 3d5 ज्यादा स्टेबल के 3d6, 3d5 इसीलिए ज्यादा है। सेम पैटर्न पे क्या करना, ये क्वेश्चन करना, आंसर लिखा हुआ है तो ये होमवर्क है आपका, ठीक है। और इसी तरह से ये क्वेश्चन है आपके, ये भी आपके लिए क्या है होमवर्क है। Cr+2 से ज्यादा स्टेबल क्या होगा Cr+3। अब समझ में आया, क्योंकि Cr+3 इसलिए ज्यादा स्टेबल है। अब देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है भैया 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बैठेगी 3d5 और 4s1। ध्यान से देखिएगा Cr+2 में क्या होगा सर, एक इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया, डी के कितने इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, कॉन्फ़िगरेशन क्या बैठेगी
3d4 की, और Cr+3 में कौन बैठेगा आपका, ये बैठेगा 3d3। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन, 3d3 वाला, हाँ है ना, तो ये आ गया। क्लियर है। और ये तो मैंने आपको बता दिया, हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से ऐसा हमको होता हुआ दिखाई पड़ता है। नहीं आ रही समझ में बात। चलिए, अब यूजुअली डी ब्लॉक के जो मेटल होते हैं उनके जो कंपाउंड जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे वो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि C+2+2+2+2 वाले रिड्यूसिंग है, और जो मैक्सिमम वाले हैं वो क्या हो गए आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों इसका एलॉय फॉर्मेशन। क्या आता है भाई, एलॉय। अब छोटे छोटे टॉपिक हैं, 5-4 टॉपिक बहुत छोटे छोटे से, ज्यादा लंबी छोटी कहानी नहीं है, उसको देखिएगा। एलॉय का मतलब क्या होता है, एलॉय का मतलब है कि 2 या 2 से ज्यादा मेटल फिक्स रेशियो में मिला दिए गए, कंपोजिशन फिक्स कर दिया गया, उससे एक नया मेटल तैयार हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं, एलॉय। होमोजेनस मिक्सचर, जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होता है, सेम होता है। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉलिड या मेटल का जो सॉल्यूशन होगा होमोजेनस मिक्सचर, उसे हम क्या बोलेंगे, एलॉय बोलेंगे। और एलॉय इसलिए बना पाते हैं क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। क्या होता है भाई, सिमिलर। साइज सिमिलर होने की वजह से उनको आसानी से क्या किया जा सकता है, मिलाया जा सकता है। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फिक्स रेशियो होगा जिसकी वजह से क्या हो गए, हार्ड हो गए, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा हो जाता है। समझ में आ रही बात। चलिए, एग्जांपल बहुत सारे हैं, एक बार 2-4 बार निगाहों को निकाल लेंगे। तो मैंने इंपोर्टेंट लिख दिया, जैसे ब्रास हो गया कॉपर और जिंक का, ब्रॉन्ज हो गया कॉपर और टिन का, ग्रीन मेटल हो गया, गन मेटल, ग्रीन नहीं है गन मेटल है। ठीक है, गन मेटल हो गया कॉपर जिंक और टिन का। ठीक है, जर्मन सिल्वर हो गया कॉपर जिंक और निकल का। ध्यान से सुनिएगा, कॉपर जिंक और टिन, ये क्या है आपका गन मेटल। कॉपर जिंक और निकल, ये क्या हो गया आपका जर्मन सिल्वर। अल्निको, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, नहीं इनवार, इनवार में क्या है, ये निकल का उल्टा निकल, और ये क्या हो गया आपका आयरन। नाइक्रोम में निकल क्रोमियम है, नहीं है, निकल क्रोमियम, और साथ में क्या है आपका आयरन है। सोल्डर में आपका एसएन और लेड होगा, और आर्टिफिशियल गोल्ड जिसे हम बोलते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम का क्या होता है, मिक्सचर होता है। याद रखिएगा, समझ में आ रही है, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बोलते हैं ना, वो कॉपर और एल्यूमिनियम से बनती है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बता चुका भैया तो कि डी ब्लॉक के कंपाउंड का साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज हाई चार्ज डेंसिटी होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इसीलिए क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, जो चैप्टर आपका करंटली रन हो रहा है। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या है, ध्यान से देखिएगा, पहले इसका मतलब समझिएगा। सर एक क्रिस्टल लैटिस है, मच्छर मार दिया मैंने, लो भाई, एक क्या है हमारा क्रिस्टल लैटिस है। ध्यान से देखना, इस क्रिस्टल लैटिस में एक एटम हमारा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ध्यान से देखना, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है, अरेंज हो गया। बीच में कुछ जगह ऐसी मौजूद है, ध्यान से देखिए भैया, कुछ जगह बीच में क्या है, ऐसी मौजूद है जो खाली है। इस खाली जगह को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलेंगे भाई, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे। अगर कोई छोटा एटम जो यहां पर फिट हो सकता है वो आकर के इस जगह पर फिट हो जाए, तो जो अब नया कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलेंगे। और वे एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ, इन एलिमेंट के यहां पर आने की वजह से क्या इस कंपाउंड का फॉर्मूला अब वही होगा क्या जो पहले वाला था? नहीं होगा ना, क्योंकि पहले वाले में मान लो तुमने कार्बन ही ऐड कर दिया, तो पहले कार्बन थोड़ा ही था, अब तुमने कार्बन ऐड कर दिया, तो ये कंपाउंड अब वो फॉर्मूला शो नहीं करेगा, यानी कि इसका जो बेसिक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, डेफिनेट फॉर्मूला है, वो डिस्टर्ब हो गया। और ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन सर इसके मिलाने से क्या हुआ, इसके मिलाने से इनकी हार्डनेस बढ़ गई और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अच्छा सर, ये एटम जो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आकर के फिट हुए, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? तो ये केवल एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसका नाम क्या होता है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपने क्या रखना है, याद रखना है। काम की चीजें याद रखो, फालतू की जरूरत है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि हार्डनेस हुआ, स्ट्रेंथ हुआ, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, ये क्या हो जाते हैं, डिफर कर जाते हैं। समझ में आ रही बात, क्लियर है? उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये है कि एक फिनोमेना होता है आपका ओक्लूजन। मैंने आपको कई बार बताया भी है कि हाइड्रोजन की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई, पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो पैलेडियम के जो मेटल होते हैं ना, पैलेडियम के जो एलिमेंट होते हैं, उनकी सरफेस पर क्या चिपक जाता है, हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाता है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ओक्लूजन के नाम से बोला जाएगा। ठीक है, जैसे सीमेंटाइट हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, Fe3C। स्टील में आयरन में क्या मिला दिया, हम कार्बन मिला दिया। आ रही बात समझ में? तो ये आपके एग्जांपल है, केवल डेफिनेशन वगैरह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार निगाह में रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अब याद करो, मैंने अभी शुरुआत में क्या कहा था कि एक जगह ऐसी याद रखना कि जहां पर एस का साइज डी से क्या होगा, बड़ा होगा। जब भैया इसका साइज एस का बड़ा है, डेंसिटी क्या होती है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात चली ना, तो एस का साइज क्या है भैया, बड़ा है, डी का साइज क्या है यहाँ पर
कम होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर डी वालों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एस वालों से, बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? कारण क्या है कि एस वालों का साइज बड़ा है, डी का साइज छोटा है। छोटे साइज की चीजें हैं तो उनको मेल्ट करने में, पिघलाने में, भाई बड़ा होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इजीली मेल्ट और पिघला सकते हो आप, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, यहां पर इनके बीच में क्या मिलेगा, मेटेलिक बॉन्ड मिलेगा, प्लस डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अनपेड होंगे ना, वे क्या बनाते हैं, वे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। भाई मेटेलिक बॉन्ड तो मेटल के बीच में मिलेगा, केमिकल बॉन्ड ही मैं बताया था। उसके अलावा अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसीलिए इनको मेल्ट करने में हमें और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। बेसिक याद रखिएगा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली चार्ज, कैटायन पर कितना चार्ज है मेटल पर, उस पर डिपेंड करेगा, और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा। सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन जहां पर होंगे वहां पर ही क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। याद करो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है क्रोमियम के अंदर, होगा नहीं होगा, तो 3D सीरीज में क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। लेकिन क्रोमियम का ही एक और मेंबर होता है टंगस्टन, जो कि सबसे नीचे आता है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में भैया टंगस्टन का ही आपको क्या देखने मिलता है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा देखने मिलेगा, ठीक है। जिंक, कैडमियम, मरकरी में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और वहां पर क्या है भैया, कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं मौजूद होगा, तो इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। चूंकि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, काफी सॉफ्ट मेटल होते हैं, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेटल के नाम से भी जाना जाता है। और मरकरी तो इतना ज्यादा वोलेटाइल है भैया कि वो लिक्विड मेटल की कैटेगरी के अंदर आता है, जिसको हम प्रेशर वगैरह के दौरान यूज करते हैं। अरे आ रही बात समझ में? चलिए 3D सीरीज में स्कैंडियम से क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लगातार पहले बढ़ेगा, और मैंगनीज से जिंक तक लगातार फिर उसके बाद क्या होगा, ये कम होता हुआ नजर आएगा। मैंगनीज और टेक्नीशियम की बात करूं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होगा, क्योंकि इनकी जो हाफ फील्ड होता है मैंगनीज, ये D5 वाला है ना, तो D5 की कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये स्टेबल होता है, और आयनाइजेशन एनर्जी भी इनकी ज्यादा है, वीक मेटेलिक बॉन्ड है, इसकी वजह से क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी कम देखने मिलता है। तो 3D सीरीज में क्रोमियम का सबसे ज्यादा, मैंगनीज का उससे कम, और जिंक का क्या है, सबसे कम। जिंक तो वोलेटाइल है ना, ठीक है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूरी पीरियोडिक टेबल में किसका है, टंगस्टन का है। ये भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। ये ग्राफ आप ध्यान से देखिएगा, किसका है ये मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ है। ग्राफ के क्वेश्चन बन सकते हैं, ग्राफ है तो काम की चीज है, ठीक है भाई, क्लियर है। उसके बाद में हम किसके बारे में बात करते हैं भैया, उसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी। सर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अब स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक वॉल्यूम लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला, मतलब साइज डिक्रीज होता, साइज डिक्रीज होता तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। लेकिन आयरन से निकलता है, साइज लगभग सेम है, साइज सेम है तो डेंसिटी भी सेम रहेगी। कॉपर और जिंक में क्या होगा, वॉल्यूम जो है जिंक का वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जब जिंक का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो जिंक की डेंसिटी भी कॉपर से क्या हो जाएगी, कम होगी। हाँ या ना, आ रही समझ में बात, क्लियर है। तो ये किसकी कहानी हो गई, डेंसिटी की। 3D सीरीज में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, कॉपर की है। सबसे कम डेंसिटी किसकी है, स्कैंडियम की है। उसके अलावा पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑस्मियम और इरिडियम ऐसे एलिमेंट है जो कि आपके हाईएस्ट डेंसिटी को शो करते हैं। कलर के बारे में बात करेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, कलर शो करेगा। और इलेक्ट्रॉन पेड में है, डायमैग्नेटिक होगा, कलरलेस होगा यूजुअली। समझ में आ रही बात। लेकिन इसके बारे में हम कहां पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेशन का अगला लेक्चर होगा उसमें मैं कलर आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिए उसके बाद में कुछ कंपाउंड कलर है। अभी आपको याद नहीं करने के इसका पिंक है, इसका पर्पल है, क्या फलाना, मैं क्या चीज कर रहा, ये क्या है, D0, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कंपाउंड कैसे हैं, दोनों के दोनों कलरलेस। ये क्या है, D10 फुलफिल्ड है, तो ये कंपाउंड भी कैसा हो गया, कलरलेस। बीच के सारे क्या शो कर रहे हैं, कलर शो कर रहे हैं। सब में कुछ ना कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको देखने मिलेंगे। ये टेबल केवल और केवल किसके लिए भाई, रेफरेंस के लिए। नहीं आ रही समझ में बात, आ रही है ना। कैटलिस्ट या कैटालाइटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ज्यादातर जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कैटलिस्ट की तरह से एक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। इसका कारण क्या है, इसका कारण है तो इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने मिलती है, आ रही बात समझ। उसके अलावा जो सरफेस का एटम है उसकी वैलेंसी फ्री होती है। भाई एक टुकड़ा है, 1 2 3 4, इसके सरफेस का जो एटम होगा इनकी क्या होगी, फ्री वैलेंसी होगी। अपने साथ क्या रख लेंगे, जोड़ करके रख लेंगे। सरफेस एरिया इनका क्या होगा, ज्यादा होगा, इसीलिए क्या शो करते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट के मैं आपको जैसे एग्जांपल बता देता हूँ। निकल का इस्तेमाल किया जाता है, प्लेटिनम का यूज किया गया, पैलेडियम का यूज किया गया, किसके साथ में, हाइड्रोजनेशन के साथ में। कहां पर यूज किया, घी और ऑयल से घी बनाने में। आ रही बात समझ में। इसका क्या किया जाता है भैया, आपका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रही बात आपके। तो ये क्या है आपके, ये कैटलिस्ट है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का हम क्या करते हैं भैया, यूज करते हैं।
जिगलर नाटा कैटलिस्ट का इस्तेमाल पॉलीथीन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, देखिएगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर क्या है, अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक फील्ड उसे क्या कर देगी, अट्रैक्ट कर देगी। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड उसे क्या करेगी, रिपेल। पेयर है ना, तो पेयर में कोई भाग यहां से पीछे को, भाई कोई अकेला बैठा, कोई भी आगे बरगल आगे ले जाएगा। अब दो एक जोड़ा बैठा, बरगल आगे दिखाओ, कोई तो समझदार होगा, हालांकि अगर बूट भी निकल जाएगा, लेकिन समझदार पॉसिबिलिटी है ना। तो जहां पर क्या है, पेयरिंग में है, तो रिपेल क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को कर दिया। उस कंपाउंड को हमने क्या नाम दिया, डायामैग्नेटिक का नाम दिया। नहीं आ रही क्या समझ में बात, क्लियर है। एंड ही हो लिया, ठीक है, लास्ट ही है, एक दो स्लाइड, हाँ बस ये रहा, देखिए, ठीक है। उसके अलावा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था कि म्यू इज इक्वल टू √n × n+2, और इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन, जहां पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। आ रही बात समझ में, चलिएगा। ये एक टेबल मैंने आपको बना दी। अगर आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 होगा, 2 है 2.82, 3 है 3.37, 4 है 4.89, 5 है 5.91, 6 है तो 6.92। एक चीज नोट करा, 1 में 1 2 3 4 आ रहा, ये 7 3 8 2 8 7 8 9 9 1 और 9 2। नहीं समझे, नहीं समझेगा। कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर तो खरा 8 9 का है, ये कितना का है, 5 का है, ये कितना का 2 का, ये कितना का 2 का, और ये कितने का 1 का। ठीक है, 52 21 याद रखना, आरी बात समझ। और इसी के साथ में हमारा डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या हो गई बेटा, खत्म हो गई। अब क्या बचता है, अब एक लेक्चर आएगा आपका, ये शायद एक ही लेक्चर में मैं दोनों कंप्लीट कर दूं। कंपाउंड है हमारे डी एंड एफ ब्लॉक के, दो कंपाउंड है, एक है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और एक है हमारा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। और अब बचता है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर में आगे की दोनों चीजें क्या कर दूं, फिनिश कर दूं। समझ में आ रही बात। तो इसकी क्लास क्या होगी, रिमेनिंग डी एंड एफ ब्लॉक की क्लास क्या होगी हमारी, कल होगी। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए भैया, समाप्त हुए। नमस्कार।